खुदा की बस्ती तहरीर शौकत सिद्दीकी। राजा ने हंसकर जवाब दिया, यार तू तो घामड़ का घामड़ ही रहा, कहीं वो सचमुच मर सकता है? अबे ये तो एक्टिंग है, एक्टिंग। नौशा अभी तक हैरतज़दा था। कमाल है भाई। यही नहीं, पतली जान का डांस देखेगा तो मजा आ जाएगा। साली बिल्कुल नंगी नाचती है। नंगी नाचती है? सच? नौशा ने हैरत से चौंक कर पूछा। बस जरा सा जांघिया पहन लेती है। साली की गोरी गोरी रानें रोशनी में ऐसी चमकती हैं कि यार तबीयत खराब हो जाती है। नौशा शर्मा कर रह गया। साले तू एक नंबर बदमाश है, मगर पतली जान की नंगी नंगी रानें देखने के लिए उसका भी दिल तड़प रहा था। जरा देर रुक कर बोला, तो फिर कल की पक्की रही? हाँ जी, कल जरूर चलेंगे। अब इसी बात पे एक एक हो जाए चाहे। नौशा तैयार तो नहीं था, मगर इनकार भी ना कर सका। रोज राजा से चाय पिया करता था, सिनेमा देखता था। वो उसे चाय खाने में ले गया। राजा थिएटर की एक एक तफसील इस दिलचस्पी के साथ बताता रहा कि नौशा का शौक और बढ़ गया। मगर जब दोनों चाय खाने से बाहर निकले तो नौशा के पास कुल 4 आने रह गए थे। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अब थिएटर का प्रोग्राम कैसे बनेगा। नौशा वर्कशॉप गया तो वहाँ भी थिएटर देखने का ख्याल सताता रहा। शाम को छुट्टी हुई। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस जगह वो काम कर रहा था वहाँ बिल्कुल अकेला रह गया। उसने एक पुर्जा उठाया, चारों तरफ घबराई हुई नज़रों से देखा और जल्दी से उसे अल्मुनियम के उस डिब्बे में रख लिया जिसमें वो अपना खाना लाता था। मगर जब उसे लेकर चला तो कदम कांप रहे थे और सांस फूली हुई थी। गेट पर पहुंचा तो चौकीदार किसी से बात कर रहा था। वो उसकी जानिब देखे बगैर झट बाहर निकल गया। घबराहट के बायस उसके कदम कहीं के कहीं पड़ रहे थे। वो सीधा नियाज की दुकान पर पहुंचा और जाते ही पुर्जा निकालकर सामने डाल दिया। नियाज ने उलट पलट कर उसे देखा, मुंह बिगाड़कर बेजारी से बोला, अबे ये क्या उठा लाया? किसी अच्छे माल पर हाथ डाला होता। नौशा बुझ के रह गया, मगर नियाज ने उसे ज्यादा देर नाउम्मीदी में मुब्तला न रखा और 1.5 रुपया निकाल कर दे दिया। खुशी के मारे नौशा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। नियाज ने पीठ ठोंक कर शाबाश दी और इस बात पर आमादा किया कि आइंदा कोई कीमती पुर्जा चुरा कर लाए। नियाज की दुकान से निकलकर नौशा आज भी घर जाने के बजाय गली में पहुंचा। राजा पहले ही वहां मौजूद था। उसने भी कुछ रकम का बंदोबस्त कर लिया था। अब शामी का इंतजार था, मगर उसका कहीं पता न था। दोनों उसके घर की जानिब चल दिए। करीब पहुंचे तो घर के अंदर ऊधम मचा हुआ था। शामी चीख चीख कर रो रहा था और उसका बाप गालियां बक रहा था। राजा ने आहिस्ता से कहा, मालूम होता है शामी साला पकड़ा गया। नौशा बोला, चलो यार, उसके अब्बा ने देख लिया तो हम दोनों पर भी गालियां पड़ेंगी। दोनों चुपचाप लौट आए और शीरीं फरहाद देखने थिएटर की जानिब चल दिए। थिएटर से वापसी पर सुबह हो गई। जैसे ही दोनों गली में दाखिल हुए, कहीं नजदीक ही मुर्ग ने बांग दी। नौशा सहम कर रह गया। डरते डरते दीवार पर चढ़ा और जैसे ही कूदकर घर के अंदर पहुंचा, मां की आंख खुल गई। उसने नौशा को कमरे में दाखिल होते हुए देख लिया। उसी वक्त उठकर उसकी पीठ पर ऐसा जोरदार दोहत्तड़ मारा कि नौशा फर्श पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से कोसने लगी। इस हंगामे से सबकी आंख खुल गई। नौशा मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था और उस पर लानत मलामत हो रही थी। लेकिन दूसरे रोज नौशा ने फिर एक पुर्जा चुराया और उसे नियाज के पास ले गया। 1.5 रुपया जो कुछ उसने दिया जेब में डाला। राजा के साथ मुस्लिम होटल में जाकर चाय पी, बिस्किट खाए और फिल्मी गाने सुने। फिर तो उसका ये मामूल हो गया, जहां मौका लगा कोई पुर्जा या औजार चुरा लाता और नियाज के हाथ फरोख्त कर देता। इस रकम से रोजाना नित नए प्रोग्राम बनते और रात भर आवारागर्दी होती। नौशा ने गौर किया कि जब से उसकी जेब गर्म रहने लगी थी, शामी और राजा दोनों के अंदाज में खुशामद आ गई थी। अब वो उसकी हर बात मान लेते थे। रफ्ता रफ्ता वो उनका सरगना बनता जा रहा था। नौशा अभी तक वर्कशॉप से वापस नहीं आया था। पहर रात गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था। ये पहला मौका नहीं था। अक्सर ऐसा होता कि नौशा सुबह का निकला रात के पिछले पहर उस वक्त लौटता जब सब घर वाले सो जाते।
माँ उसके इंतजार में बेचैन बैठी थी और झुंझला झुंझला कर कोसने दे रही थी। नागाह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अन्नू ने बाहर जाकर देखा, दरवाजे पर नियाज खड़ा था। उसने माँ को फौरन ही इत्तला दी। माँ ने कहा, अंदर बुला लो। जरा देर बाद नियाज घर के अंदर आ गया। उसने नौशा की माँ को सलाम किया और उसके करीब ही फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया। नियाज का नौशा की माँ से कोई सगा रिश्ता नहीं था। नियाज की बीवी रिश्ते में सुल्ताना की मामूजात बहन थी। इस रिश्ते से वो नौशा की माँ का भतीज दामाद लगता था। नियाज को आए हुए चंद मिनट गुजरे थे कि सुल्ताना कमरे में दाखिल हुई। उसने दुपट्टे से सर ढांपा और शर्माते हुए कहा, दूल्हा भाई सलाम। नियाज ने देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत अरसे बाद आया था। वही सूखी मरियल सी लड़की जो बाल बिखराए घर में ढबड़ ढबड़ करती फिरती थी, अब छुट छुटाकर पत्थर के मुजस्समे की तरह सडोल हो गई थी। उसकी आंखों में सितारों की झिलमिलाहट और चेहरे पर चांदनी की छूट थी। नियाज ने दिल ही दिल में कहा, यार ये लड़की तो अब क़यामत बन गई है। उस रोज़ वो अपना सेकंड हैंड अमेरिकन कोट पहने हुए था, जिसकी शिकने साफ चुगली खा रही थी कि उसे चंद ही रोज़ पहले खरीदा गया था। सर पर नई जिना कैप थी, गर्दन में ग्लूबंद था। कबाड़ियों की इस्तिलाह में वो उस वक्त बिल्कुल टनाटन नजर आ रहा था। नियाज आया तो मकान के किराए का तकाजा करने की गरज से था, मगर सुल्ताना उसकी नज़रों में ऐसी खूब गई कि वो किराए का सवाल तक जुबान पर न लाया। बल्कि जब नौशा की माँ ने 2 माह का किराया बर वक्त न पहुँचने पर इजहार माजरत किया तो वो हंस कर बोला, जब जी चाहे भेज दीजिएगा। मैं इस इरादे से तो आया नहीं था, इस तरफ से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। नौशा की माँ अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोने लगी। नियाज ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, परेशान ना हो, जिस बात की तकलीफ हो मुझसे कहलवा दिया करे, बशर्ते कि आप मुझे अपना समझें, वरना मरने वाली के साथ सभी ने मुझसे आंखें फेर ली। हालांकि मैं तो आप लोगों को आज भी वैसा ही मानता हूं। उसके लहजे में शिकवा था। नौशा की माँ बोली, ये तुम्हारी सादतमंदी है कि तुम अभी तक सबको इसी तरह समझते हो, वरना पाकिस्तान में भाई कहाँ की अजीजदारी, कहाँ का रिश्ता। जिसे देखो एक दूसरे की काट में लगा है, ना वो पहली सी मोहब्बत ना मेल मिलाप। ऐसी आपाधापी है, ऐसी नफसा नफसी है कि मैं तुमसे क्या बताऊं। दोनों देर तक ऐसी ही घरेलू बातें करते रहे। नियाज दौरान गुफ्तगू बार बार सुल्ताना की जानिब चोर नजरों से देखता रहा, जो माँ के बराबर खामोश बैठी थी। एक बार जब सुल्ताना ने भी शर्माई हुई नजरों से उसकी जानिब देखा तो नियाज तड़प उठा। उसने कोट के बटन खोल दिए और सीना तानकर जवान पट्ठों की तरह जरा अकड़ के बैठ गया। किसी तमाशबीन से उसने सुन रखा था कि औरत पैसे कौड़ी पर इतना नहीं रेजती जितना मर्द के जिस्म पर मरती है। दुकान से वो ये सोच कर चला था कि खड़े खड़े 2 बातें करके वापस आ जाएगा, मगर उसका ऐसा दिल लगा कि उठने को जी ही नहीं चाहता था। जब वो नौशा के घर से निकला तो रात खासी भीग चुकी थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। सुनसान गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे। अपने कमरे में पहुंचा तो उसे तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ। एक रोज नागा करके तीसरे दिन वो फिर नौशा के घर पहुंचा। झूठे मोतियों का एक हार भी लेता गया। हार बड़ी नफासत से तैयार किया गया था। नियाज ने उसे इंग्लिस्तान वापस जाने वाले किसी अंग्रेज खानदान के सामान से नीलाम में खरीदा था और अरसे से कबाड़ खाने की अलमारी में पड़ा था। नियाज ने डिब्बा खोलकर हार नौशा की माँ के सामने डाल दिया। हिचकिचाते हुए बोला, आज एक शख्स जबरदस्ती ये हार मेरे सर चिपका गया, देखिए कैसा है। नौशा की माँ ने हार हाथ में लेकर देखा और उसकी तारीफ करने लगी, बड़ा खूबसूरत हार है। सुल्ताना लम्हा भर तक उसे बेचैनी से देखती रही, मगर अल्लड़ लड़की से ज्यादा देर जब्त न हो सका। उसने माँ के हाथ से हार लिया, नजर भर कर देखा और गले में पहनकर माँ से पूछने लगी, क्यों अम्मा, कैसा लग रहा है। माँ ने उसे डांटा, ए है सुल्ताना, तुझे तो किसी आए गए का भी जरा लिहाज नहीं, कैसे जल्दी से हार मटका कर बैठ गई। उतार कमबख्त, आंखें निकाले क्या देख रही है। नियाज को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। कहने लगा, पहने रहने दीजिए। मगर सुल्ताना ने बुझे हुए दिल के साथ हार उतारकर डिब्बे में डाल दिया और मुंह लटकाकर खामोश बैठ गई। नौशा की मां ने नियाज से कहा, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम ठहरे घर के आदमी, लेकिन लड़कियों में यह आदत नहीं होना चाहिए
किसी और के सामने ऐसी हरकत कर बैठी तो वो इसके जन्म पर क्या थूकेगा। मैं लड़कियों को सर पर चढ़ाने की कायल नहीं। औलाद को निवाला खिलाए सोने का, मगर देखे हमेशा कहर की नज़र से, वरना ये आजकल की औलादें तो आफत की परकाला हैं। नौशा की माँ ने औलाद की तरबियत पर अपना लेक्चर ख़त्म किया तो नियाज ने कहा, अब इसने पहन लिया है तो इसी को दे दीजिए। कितने का लिया तुमने? नियाज ने हंस कर कहा, क्या कीजिएगा पूछकर, मैं अब इसकी कीमत तो आपसे लेने से रहा। वो ज़रा देर इसरार करके खामोश हो गई। इसके बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। उस रोज़ भी वो रात गए वापस गया। अब नियाज का ये मामूल हो गया कि रात का खाना होटल से खाकर हर दूसरे तीसरे रोज़ नौशा के घर पहुंच जाता और घंटों बैठा उसकी माँ से दुनिया जहान की बातें किया करता। नौशा हस्बे मामूल घर से गायब था। माँ पड़ोस में किसी काम से गई थी। घर में सिर्फ सुल्ताना थी और अन्नू था, जो लैंप के पास पढ़ते पढ़ते वहीं लुढ़क कर सो गया था। इसी असना में नियाज आ गया। सुल्ताना ने नियाज से ज़्यादा बातचीत न की और चलने के लिए उठ खड़ी हुई। नियाज ने पूछा, कहाँ चली? अम्मा को बुलाने जा रही हूँ, सामने वाले घर में तो गई हैं। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो नियाज ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ कुछ ऐसा बेढप पड़ा कि कलाई में पड़ी हुई तमाम चूड़ियाँ छन छनाके के टूट गईं। वो मुंह बिसोर कर बोली, लीजिए, आपने सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, कल ही तो पहनी थी। नियाज हंस कर बोला, और पहन लेना। वह आहिस्ता से बोली, बड़ी मुश्किल से अम्मा ने चूड़ियाँ पहनाई थी, आपने मेरा पूरा हाथ नंगा कर दिया। अम्मा देखेगी तो मेरा फजीता करके रख देंगी। उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया। नियाज की जेब में उस वक्त कई 100 के नोट मौजूद थे। उसने नोटों की गड्डी निकालकर सामने कर दी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? लो, कितने की चूड़ियाँ पहनोगी? सुल्ताना ने कभी इतने बहुत से रुपए नहीं देखे थे। उसकी आंखों में हैरत छलकने लगी। लम्हा भर खामोश रहकर बोली, जी नहीं, मुझे आपके रुपए नहीं चाहिए। नियाज ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, मगर तुम बैठो तो मैं तुम्हें काट तो नहीं खाऊंगा। वो शर्माई हुई जरा हटकर वहीं दरी पर बैठ गई। लैंप की गहरी बसंती रोशनी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। आंखों पर झुकी हुई लांबी पलकें और रुखसारों पर कुंदन की सी चमक, सिमटता और फैलता हुआ सडोल जिस्म। नियाज ने उसे इस आलम में देखा तो बेकाबू हो गया। कहने लगा, एक बात कहूं? वो बोली, कहिए। नियाज कुछ कहना चाहता था मगर कहा न गया। उलझी हुई सांस भरकर सिर्फ इस कदर कहा, तुम्हारी अम्मा से बात करूंगा। सुल्ताना बात की तह तक न पहुंच सकी। दबी जबान से बोली, मुझसे कहने में कोई हर्ज है? नियाज ने गहरी नजरों से उसे देखा और यकटुक देखता रहा। सुल्ताना, न जाने तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो, उसने बड़ी सादगी से दिल की बात कह दी। सुल्ताना खामोश बैठी पैरों के नाखून तोड़ती रही। नियाज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं रोज़ रोज़ क्यों आता हूँ? वो उस वक्त सब कुछ कह देना चाहता था। वो बेनियाजी से बोली, मुझे क्या मालूम? और जो मैं ये कहूँ कि सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आता हूँ? सुल्ताना ने तड़ाक से जवाब दिया, बिल्कुल झूठ। अब तुमको कैसे यकीन दिलाऊं? वो दीदे मटका कर बोली, वाह, बैठे अम्मा से बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए आते हैं। मेरे लिए क्यों आने लगे? नियाज बराबर मुस्कुराता रहा, लेकिन मेरी आंखें तो बराबर तुमको ढूंढती रहती हैं। सुल्ताना ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, क्यों? मेरे करीब आकर बैठो तो बताओ। उसने गर्दन हिला दी, मैं यहीं ठीक हूं। सुल्ताना की एक एक अदा नियाज को डसे जा रही थी। वो बेकरार होकर बोला, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? वो उसी ठीके लहजे में बोली, आप वहां बैठे क्या बुरे लग रहे हैं? नियाज ने उसे फिर छेड़ा, अच्छा जरा मेरी तरफ तो देखो। वो आंखें फाड़ कर देखने लगी। लीजिए। नियाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेकरारी से बोला, हाय। दिल की बात ठंडी सांस के साथ बह गई। सुल्ताना के लिए नियाज की ये तमाम हरकतें कुछ अजब सी थीं। बहुत सी बातें उसकी समझ में आ गई और बहुत सी वो बिल्कुल न समझ सकी। नियाज कुछ और कहने ही वाला था कि उसी वक्त माँ दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई। नियाज संभल कर बैठ गया। नौशा की माँ ने उसे देखते ही पूछा, अरे तुम कब आए? मैं तो बराबर वाले मकान में थी, बुलवा लिया होता। वो साफ झूठ बोल गया। आए हुए जरा ही देर हुई थी। ए सुल्ताना,
न्याज को पान भी खिलाया? उसने करीब पहुंचकर पानदान खोला और पान बनाने लगी। पान खाकर इधर उधर की बातें शुरू हो गई। सुल्ताना जरा देर तक बैठी रही, फिर उठकर अपने बिस्तर में जाकर दुबक गई। शाम हो चुकी थी। न्याज अपनी दुकान में बैठा था। लालटेन की मटियाली रोशनी में एक शख्स से राजदाराना लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था। किसी माल का सौदा हो रहा था जो किसी तरह से तय ही नहीं हो पाता। न्याज 100 रुपये से आगे नहीं बढ़ रहा था और वो शख्स बज़िद था कि 110 से कम ना लेगा। न्याज ने आखिरी कीमत लगाते हुए कहा, 5 और बढ़ा लो, पसंद आए तो दे दो, नहीं तो दूसरी जगह दिखा दो। मगर एक बात याद रखना, अगर दूसरी जगह भी इतने ही दाम लगे तो यही दे जाना। वो आदमी बोला, बेचूंगा तो तुम्हारे ही हाथ और पूरे 110 लूंगा। लो ये संभालो अपना माल। उसने 2 घड़ियां न्याज के सामने डाल दी। न्याज आमादा न हुआ। नहीं भाई, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। खुदा कसम, बाजार में सिर्फ एक की कीमत 200 से ज्यादा है। रोज हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। देखने में तो दोनों ठीक लगती हैं, मगर इनका निकालना कितना जोखों का काम है। हर वक्त पुलिस का खतरा। चोरी का माल बेचना तुम कोई आसान काम समझते हो? न्याज भाई, तुम ज्यादा दुकानदारी ना किया करो। तुम्हारे साथ कोई आज पहला मामला कर रहा हूं। खुदा झूठ न बुलवाए, इन हाथों से तुमको हजारों का माल दे चुका हूं। हर वक्त की बिजनेस अच्छी नहीं होती। लाओ निकालो सीधे हाथ से रुपए। न्याज अपनी बात पर अड़ा रहा। होंगे वही 105। ला यार, निकाल जो तेरा जी चाहे। न्याज ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और 105 रुपए गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो बोला, अम्मा चाय पानी को तो कुछ दे दो। न्याज ने 98 और दे दी। जल कर बोला, लो ये भी लो, तुम्हारे इसी लीचड़पन से मुझे चिढ़ है। वो शख्स ढिठाई से हंसने लगा। उसने नोट गिनकर कोट की जेब में रखे और मुस्कुराता हुआ दुकान से बाहर चला गया। न्याज ने दोनों घड़ियों को लालटेन की रोशनी में गौर से देखा। बिल्कुल नई थीं। उसने दुकान के पिछले हिस्से में जाकर अलमारी खोली, घड़ियां रखी और अलमारी में ताला लगा दिया। न्याज कमरे से निकलकर बाहर आया। देखा नौशा बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो उस रोज मोटरसाइकिल के इंजन का कोई पुर्जा लाया था। न्याज ने पुर्जे को सिर्फ एक नज़र देखा और जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर नौशा को दिया। जा, आज ठाठ से ऐश कर। नौशा के हाथ में पूरा 10 रुपए का नोट आया तो वह भौंचका सा हो गया। न्याज उस वक्त तरंग में था। हंस कर बोला, अबे मेरा मुंह क्या तक रहा है, इसे जेब में डाल ले। नौशा ने जल्दी से नोट जेब में रख लिया। उस वक्त उसका हाथ कपकपा रहा था। गली में सिर्फ शामी मौजूद था। राजा का कहीं पता नहीं था। नौशा को सख्त कौफ्त हुई। वो जल्द से जल्द राजा को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन था कि उसकी जेब में पूरे 10 रुपए का करारा नोट है। शामी ने बताया कि राजा काले साहब के घर तंबोला खेलने गया है और यह कहकर गया है कि नौशा आए तो उसको वहीं लेते आना। नौशा ने सोचा, आज तो ठाठ से वो भी तंबोला खेलेगा। वो शामी के साथ उसी तरफ चल दिया। काले साहब का मकान फरलांग सवा फरलांग के फासले पर था। बीच में 2 गलियां पड़ती थीं। उसके बाद ईसाइयों का मोहल्ला शुरू होता था। वहीं काले साहब का मकान था। दोनों जब वहां पहुंचे तो उस वक्त सुरंग की तरह लंबे कमरे में बोसीदा बेंचों पर बहुत से आदमी बैठे थे। कमरे में हर तरफ तंबाकू का धुआं मंडला रहा था। सामने चबूतरे पर काले साहब ऊंचे बाढ़ की हैट लगाए हाथ में जादूगरों की तरह स्याह छड़ी लिए खड़ा था। उसके सामने चौकोर मेज थी जिस पर एक थैला रखा था। 4-5 साल का एक गोल मटोल बच्चा थैले के अंदर से टिकट निकाल कर देता जा रहा था, जिस पर लिखे हुए नंबर काले साहब सर्कस के मस्खरों की तरह गर्दन मटका मटका कर ऊंची आवाज से पढ़ रहा था। कमरे में एक तरफ बेंच पर राजा भी बैठा था। काले साहब नंबर बोलता जा रहा था। कमरे में बैठे हुए लोग हाथों में दबे हुए कागजों पर पेंसिल से जल्दी जल्दी नंबर काट रहे थे। किसी को तन बदन का होश नहीं था। हर शख्स के कान काले साहब की आवाज पर लगे थे जो धड़ाधड़ नंबर बोल रहा था। अचानक एक मोटे तगड़े आदमी ने हाथ उठाकर ऐलान किया, हाउस। किसी दिलजले ने चीख कर अपनी झुंझलाहट का इजहार किया। धत तेरे की। उसकी आवाज देर तक गूंजती रही। शामी ने राजा को आवाज दी। उसने पलटकर दोनों की जानिब देखा और उठकर उनके पास आ गया। नौशा ने तंबोला खेलने का इरादा जाहिर किया। राजा ने डपट कर कहा, यार तू इस चक्कर में ना पड़। ये काले साहब एक नंबर बेईमान है।
साला जरूर गड़बड़ करता है। राजा शाम से बैठा तंबोला खेल रहा था और बराबर हार रहा था। काले साहब के मकान पर हर शनिचर की शाम को तंबोला होता था। राजा कई हफ्तों से वहां जा रहा था और हर बार हार कर आता था। तंबोला खेलने के लिए वो हफ्ता भर तक पैसे जमा करता और सब हार जाता। बाद में काले साहब को गालियां देता। नौशा का दिल तंबोला खेलने को मचल रहा था। उसने दबी जबान से कई बार इसरार भी किया, मगर राजा ने एक न सुनी। वहां से निकलकर तीनों बाहर आए। नौशा ने 10 रुपए का नोट निकाल कर दिखाया। राजा पर बड़ा रोब पड़ा। जरा देर के लिए तो वो चकरा गया। हैरतजदा होकर बोला, अबे ये नक्शे हैं, आज तो बड़ी लंबी रकम मार लाया। इसीलिए तो तंबोला खेलने के लिए कह रहा हूं। नौशा ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। राजा ने इस दफा भी उसकी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। अबे तंबोले में क्या रखा है? मैं तो पैगी को देखने चलाया, पर साली वो आज आई नहीं। नौशा ने कहा, यार तू तारीफ तो उसकी बहुत करता है, किसी दिन दिखा तो दे। शामी बीच में बोल उठा, अबे क्या करेगा देखकर, मेरी दुकान पर रोज सौदा लेने आती है। एकदम वाहियात है, काली कलोटी, बिल्कुल कौवा परी। राजा को उसकी बात सख्त नागवार गुजरी। उसने तीखी नजरों से शामी को देखा, जलकर बोला, साले वो तुम्हारी इश्शो तो जैसे परिस्तान की शहजादी है, साली भेंगी कहीं की। उनकी बातें सुनकर नौशा को शदीद एहसास कमतरी हुआ। बेचारगी से बोला, यार तुम दोनों ने तो एक एक माशूक छांट लिया, यहां तो साली कोई काली कलोटी भी नहीं मिलती। दोनों उसकी सादगी पर बेसाख्ता हंस पड़े। शामी ने आंख मारकर कहा, उस्ताद इसके लिए बड़ा रियाज करना पड़ता है, तब जाकर कहीं लौंडिया फंसती है। राजा बेतकल्लुफी से हंसता रहा। साला ये दुकान पर बैठा दिन भर यही तो चक्कर चलाता रहता है। शामी ने झटका देकर अपने बड़े बड़े बालों को एक्टरों की तरह पीछे पलटा और फखरिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। राजा बोला, अबे नौशे तुझे एक तरकीब बताऊं? वो जो ओवरसियर है ना, वही जिसका चौराहे पर 2 मंजिला मकान है, तू उसकी लौंडिया को गांठ ले। रोज स्कूल पढ़ने जाती है। बाप कसम बड़ी जोरदार चीज है। मैंने तो उसके भाई से याराना कर लिया है, चाहे तो तू भी साझा कर ले। पिट गई तो मौज करेंगे। ला मिला इसी बात पर पुलाव वाला हाथ। उसने गर्मजोशी से नौशा का हाथ दबोच लिया। वैसे यार लौंडिया तो मीर कल्लन की भी बहुत जोरदार है, बिल्कुल पटाखा है पटाखा। शामी ने मुड़कर नौशा की जानिब देखा। अबे नौशे तूने तो उसे देखा होगा, वही तो नहीं जो स्कूल के पिछवाड़े रहती है? हाँ यार वही। शामी ने नौशा की पीठ पर हौले से धप मारा। मैंने तो उसे टाचने की बहुत कोशिश की, पर साली बिदकती बहुत है, पट्टे पर हाथ नहीं रखने देती। तू लग जा उसके पीछे, फंस गई तो ऐश करेगा। अबे इससे क्या लौंडिया फंसेगी, ये तो एकदम लैंडी कुत्ता है, उसके सामने जाकर दुम हिलाने लगेगा। राजा ने जोर से कहकार लगाया। नौशा भी खिसियाना होकर हंसने लगा। तीनों देर तक मोहल्ले की लड़कियों के बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। राजा और शामी, जो लगभग नौशा ही के हम उम्र थे और किसी का भी सिन 14-15 साल से जायद न होगा, इस अंदाज से बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे कि नौशा हमन्नत की तरह उनका मुंह देखता रह गया। तंबोला खेलने का प्रोग्राम मनसूख हुआ तो राजा ने एक नया प्रोग्राम बनाया, मगर उसकी तफसील न बताई। शामी ने जिद की तो उसने डांट दिया। बस कह दिया कि एक जगह चलेंगे, तुझे चलना हो तो चल। शामी ने पूछा, कब तक वापसी होगी? कोई ठीक नहीं, 11 तो बज ही जाएंगे, राजा ने जवाब दिया। शामी ने कानों पर हाथ रख लिए। ना बाबा, मैं इतनी देर तक नहीं ठहर सकता। अब्बा मौलाना कुद्दूस का वाज सुनने गए हैं, 10 बजे तक लौट आएंगे। मुझे घर में नहीं देखा तो औंधम मचा देंगे। मैं तो भाई चला। वो अपने घर की तरफ चला गया। राजा और नौशा बातें करते हुए बाजार की जानिब मुड़ गए। बाजार की चहल पहल अब उजड़ चुकी थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का दुकानें खुली थीं। चौकीदारों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया था और दुकानों के ताले हिला हिला कर देख रहे थे। राजा और नौशा ने बाजार उबूर किया और एक गली में दाखिल हो गए। गली में घुप अंधेरा था। आगे आगे राजा था और उसके पीछे नौशा चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मोड़ पर तेज रोशनी नजर आई। करीब ही मिली जुली आवाज़ों का शोर उभर रहा था। दोनों उसी तरफ मुड़ गए। जिस कदर वो आगे बढ़ते गए, शोर नज़दीक आता गया।
आखिर राजा एक कदीम वज़ा की ऊंची इमारत के सामने जाकर ठहर गया। बड़ा फाटक बंद था और अंदर खूब शोर हो रहा था। राजा ने खिड़की नुमा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ ही नौशा भी चला गया। दरवाजे के सामने कुशादा सहन था। उसके एक तरफ नीची मेहराबों वाला तवील दालान था जिसमें गैस बत्तियां रोशन थीं। जगह जगह टीन की कुर्सियां और लकड़ी की भद्दी मेज़ें पड़ी थीं। मेज़ों पर शराब की बोतलें थीं, गिलास थे। इस शराब खाने में देसी शराब मिलती थी। दालान में शराबियों की अच्छी खासी भीड़ थी। वो शराब पी रहे थे, चीख चीख कर बातें कर रहे थे, कहकहे लगा रहे थे। राजा और नौशा कुर्सियां खींचकर एक मेज़ के पास बैठ गए। राजा ने नौशा से 10 रुपए का नोट लिया और काउंटर पर जाकर ठर्रे का एक अद्धा ले आया। उसने बोतल खोलकर मेज़ पर रखी, अपने गिलास में शराब उंडेली। लेकिन जब वो दूसरे गिलास में शराब डालने लगा तो नौशा घबरा कर बोला, यार ये तो किसके लिए उंडेल रहा है? वो हंस कर बोला, अबे तेरे लिए और किसके लिए? नौशा सहमी हुई आवाज़ से बोला, नहीं यार मुझे ना पिला। राजा इसरार करने लगा मगर नौशा बराबर इनकार करता रहा। इसी असना में दालान के अंदर ढोलक ठुनकने लगी। एक हिजड़ा लहक लहक कर गाने लगा, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, ओ झुमका गिरा रे। गाने के साथ साथ वो कमर लचका कर नाचने भी लगा। एक शराबी झूमता हुआ उठा और हिजड़े के साथ नाचने लगा। उसका जिस्म खासा भारी भरकम था। धम धम करके नाचता तो छत तक हिल जाती। दालान में बैठे हुए लोग उसे नाचते देखकर जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। दोनों के नाच ने शराब खाने की फिजा में हलचल पैदा कर दी। नौशा भी इस हाउ हू में दिलचस्पी लेने लगा। वो बार बार खिलखिला कर हंस पड़ता। इसी दौरान में एक अधेड़ आदमी ने दोनों के करीब आकर पूछा, खाने को कुछ लाऊं? राजा ने कहा, कबाब होंगे? कबाब तो अभी अभी ख़त्म हो गए। राजा बोला, अच्छा तो आलू छोले ले आओ, मगर खूब चटपटे हों। अभी लो जी, अभी। वो चला गया और ज़रा देर बाद अल्मुनियम की गंदी सी प्लेट में आलू छोले ले आया जिन पर पिसी हुई लाल मिर्चें पड़ी थीं। भारी भरकम जिस्म वाला शराबी अभी तक हिजड़े के साथ नाच रहा था। वो अपने चौड़े चकले कूल्हे मटका कर नाचता तो नौशा को बड़ा लुत्फ आता। राजा ने कहा, अबे ज़रा सी लगाए बगैर क्या मज़ा आएगा? उसने गिलास उठाकर नौशा के होंठों से लगा दिया। नौशा ने एक घूंट पीकर बुरा सा मुंह बनाया, यार ये तो बहुत कड़वी है। राजा ने आलू छोले की प्लेट सामने कर दी, ले आलू का एक कतला खा ले। नौशा ने प्लेट से आलू के कई कतले उठाकर खा लिए। राजा ने गिलास उठाकर अपनी आंखों के सामने किया। गहरी गुलाबी शराब को रोशनी में देखा। गिलास को बोसा दिया और घटाघट कई घूंट चढ़ा गया। नौशा ने भी गिलास उठाकर थोड़ी सी पी ली और राजा से कहने लगा, यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। नहीं बे, बस 2-3 बार इससे पहले और पी थी और यहां तो दूसरी दफा आया हूं। लगे साले झूठ बोलने, अबे तू पक्का शराबी मालूम होता है। नहीं यार कसम ले ले। राजा ने सफाई पेश की। दोनों बातें करते रहे और ठर्रे के घूंट चढ़ाते रहे। जब गिलास खत्म हो जाता तो राजा और उंडेल देता। नौशा पीते पीते जरा देर बाद बोला, यार राजा मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अबे अभी से चढ़ने लगी, चल थोड़ी सी और लगा। नौशा ने ठर्रे की चुस्की ली और खामखा हंसने लगा। ये हंसी बड़ी बेढंगी थी। उसने गिलास उठाया और घटाघट कई घूंट चढ़ा गया। भारी भरकम जिस्म वाला शराबी नाचते नाचते यकायक लड़खड़ा कर गिर पड़ा था और अब चारों खाने चित फर्श पर लेटा भैंस की तरह ढकरा रहा था। दालान में बैठे हुए शराबी जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। हिजड़े ने गाना बंद कर दिया था। वो हर मेज पर जाता, किसी से गंदा मजाक करता, किसी को 2-4 बाजारी फिक्रे सुनाता और 2 वसूल करके दूसरी मेज पर चला जाता। वो बारी बारी हर मेज पर जा रहा था। राजा और नौशा को देखकर उसने हाथ मटका मटका कर तालियां बजाईं और जोर से तान लगाई, छोटे से बलमा मोरे आंगना में गिल्ली खेले। नौशा तो उसकी हरकतों पर शर्मा गया, मगर राजा ने बड़ी बेबाकी से उठाकर उसके गले में बाहें डाल दी और चटाक से उसका गाल चूम लिया। हिजड़ा हाथ फैलाकर बोला, इसी बात पर एक चवन्नी दिलाओ। राजा ने फौरन जेब से चवन्नी निकाल कर दे दी। वो कूल्हे मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। दोनों देर तक बैठे ठर्रे से शुगल करते रहे। ठर्रे की खासियत है कि उसका नशा तूफान की तरह चढ़ता है।
राजा ने गजब ये किया कि बोतल खत्म होने के बाद एक पवा और ले आया। पवा खत्म नहीं हुआ था कि राजा बहकने लगा। अब वो खामखा हंस रहा था, बात कहते कहते भूल जाता। कभी नौशा के गले में बाहें डाल देता, कभी इस तरह चेहरा बिगाड़ता जैसे रो पड़ेगा। नौशा भी होले होले झूम रहा था। इसी आलम में एक बार वो डगमगाया और धड़ाम से फर्श पर गिरा। उठकर उसने मेज का सहारा लिया तो मेज उलट गई, बोतल लुढ़क गई, गिलास गिरकर चकनाचूर हो गए। राजा ने गंदी सी गाली दी, साथ ही एक जन्नाटे का हाथ नौशा के गाल पर पड़ा। नौशा ने आंखें फाड़ कर देखा। राजा खूनखार नजरों से घूर रहा था। उसे ना जाने क्या सूझी के दालान से निकलकर सहन में आ गया। पीछे से राजा ने आवाज दी। नौशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे राजा कुएं के अंदर से बोल रहा है। उसने पलट कर देखा भी नहीं, फाटक की खिड़की से निकलकर बाहर गली में आ गया। वो डगमगाता हुआ एक तरफ चल दिया। उसे मुतलिक इल्म नहीं था कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। आध घंटे तक सुनसान गलियों में इधर उधर भटकने के बाद वो एक कुशादा सड़क पर आ गया। लेकिन सड़क पर कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसका जी मतलाने लगा। उसने वहीं सड़क पर क़य कर दी। उठकर लड़खड़ाता हुआ चंद कदम गया। हर चीज़ उसके सामने गर्दिश कर रही थी। मकानों के दरीचों पर झलकती हुई रोशनियां जुगनुओं की मानिंद उसकी नज़रों के सामने जलने बुझने लगी। फिर वो सपेरे की बीन पर झूमने वाले नाग की तरह लहराया और चकरा कर गिर पड़ा। सड़क ठंडी थी, हवा चल रही थी। नौशा को बड़ा सुकून मिला। उसने आंखें बंद कर ली और बेखबर सो गया। सड़क के बीचों बीच वो हाथ फैलाए लाश की तरह बेजान पड़ा था। दफतन करीब के मोड़ से एक कार तेज रफ्तार से निकली और आनन फानन नौशा के सर पर पहुंच गई। नौशा पहिए की लपेट में आकर दूर तक लुढ़कता चला गया। एक बार वो कलेजा फाड़ कर चीखा, हाय, और फिर खामोश हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। कार शोर करती हुई जोर से उछलकर रुक गई। किसी ने कार के अंदर से गर्दन निकालकर नौशा को देखा। वो धुंधली रोशनी में मुर्दे की तरह बेसुध पड़ा था। मर गया? झांकने वाले की घबराई हुई आवाज उभरी। कार के अंदर से किसी ने कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब यहां ठहरना मुनासिब नहीं। इंजन स्टार्ट होने की आवाज खामोशी में उभरी और कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई।